अच्छी इस बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब से करीब 15 घंटे बाद बंगाल समेत 5 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कहां कौन काबिज होगा इसका फैसला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सियासी हलचल बंगाल में चल रही है, इसीलिए बंगाल पर सबसे ज्यादा नजर है। उसी को लेकर सस्पेंस है। रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले फाल्टा का चुनाव रद्द कर दिया गया। अब तय यह हुआ कि 21 मई को रिपोलिंग होगी और 24 को नतीजे आएंगे, और कल जो नतीजे आएंगे वो एक सीट कम यानी 293 पर आएंगे। जबरदस्त हंगामा रिपोलिंग में यहां पर भी देखने को मिला था। सवाल कि क्या एग्जिट पोल के आंकड़ों की वजह से बौखलाहट दिख रही। सबसे बड़ा सवाल कि कल दीदी जीत का चौका लगाएंगी या बीजेपी बाजी मारेगी, पहली बार सरकार बनाएगी। यह रिपोर्ट देखिए फीड में। यही रात अंतिम, यही रात भारी, और अगली सुबह से बंगाल समेत 5 राज्यों के रुझान दिखने शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा नजर बंगाल पर है। बंगाल किसे सिर आंखों पर बिठाएगा ये तय हो जाएगा। ममता दीदी जीत का चौका लगाएंगी या बंगाल में बीजेपी का नया उदय होगा। बीजेपी 200 के पार जाएगी या चौथी बार सरकार बनाकर दीदी सियासत में नई इबारत लिख देंगे। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का फैसला कल सामने आने वाला है। बंगाल के लिए, भला के लिए आगे बढ़ा दिन ममता बनर्जी का भ्रष्टाचारी सरकार का काली अंतिम दिन है, उसका चला जाएगा और नया वाला सरकार आएगा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। ये लड़ाई जो था ममता वर्सेस जनता का लड़ाई था, और हम लोग जो प्रयास किए हैं जनता के दिल के अंदर, इन लोगों का प्रचार दीवार के अंदर है, हम लोगों का प्रचार दिल के अंदर है, और इसमें हम लोग 100 में 100% सफल है। अधिकतर एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बंगाल में ममता बनर्जी की हार होती है तो सवाल है कि उसके पीछे कौन सा फैक्टर जिम्मेदार होगा। क्या एसआईआर का मुद्दा ममता दीदी के लिए बैकफायर कर गया? क्या राहुल गांधी के डायरेक्ट अटैक ने टीएमसी की राह मुश्किल कर दी, या इंडिया अलायंस का एकजुट नहीं होना ममता की विदाई का कारण बना? अगर बीजेपी बंगाल में कल सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो जिन मुद्दों की चर्चा होगी उनमें क्या अवैध घुसपैठी का मुद्दा काम कर गया, क्या हिंदुत्व वाला कार्ड चल गया, क्या ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को मिला? कल सुबह 6 बजे से नतीजों की बड़ी कवरेज शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बंगाल में अलग अलग तरह के नैरेटिव सेट करने की जंग चल रही है। स्ट्रॉन्ग रूम वाला विवाद हो या फिर काउंटिंग ऑब्जर्वर का मुद्दा, टीएमसी ने जमकर सियासी हंगामा क्रिएट किया। काउंटिंग से ठीक पहले आज फाल्टा को लेकर बड़ी खबर आ गई। पोलिंग के दौरान हुए गड़बड़ी के बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरे फाल्टा में रिपोलिंग का फैसला लिया। फाल्टा के सभी 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी। 24 मई को नतीजे आएंगे, यानी कल नतीजे 294 नहीं 293 सीटों के आएंगे। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, तुम्हारे बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उनके साथी ज्ञानेश कुमार मेरी डायमंड हार्बर मॉडल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चाहे 10 जन्म भी लग जाए, जो कुछ भी करना है पूरी ताकत लगा लो। मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूँ, फाल्टा आकर मुकाबला करो। दिल्ली से अपने गॉड फादर को भेजो, अगर हिम्मत है तो फाल्टा में चुनाव लड़कर दिखाओ। According to us, not a happy decision. Why alone Falta would be isolated and elections held there again is not clear to us. फाल्टा में क्या हुआ सबने देखा। बीते दिन भी फाल्टा के वोटर्स को जान से मारने की धमकी तक दी गई, लेकिन जब एक्शन हो रहा तो टीएमसी को दिक्कत हो रही। इस बार बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के संपन्न हो गया। क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है, लेकिन इस पर भी अब राजनीति खत्म होती नहीं दिख रही। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। यशवंत देशमुख अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि सी वोटर के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जेवीसी श्रीराम जी हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, और संजय शर्मा है टीएमसी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेवीसी श्रीराम जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि लोगों का कैलकुलेशन लोग नहीं फिट कर पा रहे हैं कि असम, पुडुचेरी, बंगाल, केरल, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामला बंगाल का ही फंसा हुआ है। एक दिन पहले कुछ कहेंगे आप? अब बंगाल पे हमारा एग्जिट पोल के लिए क्या दे दिया, टीएमसी के लिए 131 to 152 और बीजेपी के लिए 138 to 159। बहुत फोटो फिनिश है, टक्कर है, बिकॉज फेज 1 के लिए बीजेपी अच्छा परफॉर्म किया।
इवन 95-100 सीट्स भी जीत करना का मौका है, बट फेज 2 पे कितना दूर जा रहा है बीजेपी? बिकॉज साउथ परगनास पे एक ही सीट मिलते अच्छा है बीजेपी के लिए। थोड़ा उगली के और हावड़ा के ब्रीच करता है, बट सदर्न कलकत्ता और सदर्न बंगाल दीदी का फोर्ट्रेस है। उस फोर्ट्रेस के लिए कितना दूर चल सकते? $1 million क्वेश्चन। बट क्या हुआ पहले फेज पे? हम क्या देखना पड़ेगा? इलेक्शन चुनाव के पहले 2 इमोशंस है बंगाल पे। एक इमोशन है एंगर और अपीसमेंट कर दिया, पोटैटो फार्मर का गुस्सा है, सो पूरा आदमी का गुस्सा है। एंगर किसके खिलाफ है? एंगर है। एंगर किसके खिलाफ है? टीएमसी पे एंगर है, टीएमसी गूंज पे एंगर है, दीदी पे थोड़ा एंगर है, और पोटैटो फार्मर्स का ज्यादा एंगर है, और डर भी है। क्या है? लास्ट ईयर सेम टाइम इलेक्शन हो गया, उस समय पे पोस्ट पोल वायलेंस हो गया, महिला के रेप कर दिया, बर्न कर दिया, यूनियन मिनिस्टर का कार अटैक किया, सो ज्यादा डर है। बट इस समय पे सेंट्रल फोर्सेस मोर देन 2.5 lakhs आर्मी मैन सेंट्रल फोर्सेस है, सो अमित शाह भी उधर स्टे कर दिया, सो थोड़ा डर चले गया फेज 1 पे। फेज 2 पे हम देख सकते वीडियो। मतलब आप एक लाइन में कह रहे हैं कि अगर टीएमसी जीती है, सरकार बनाती है, तो वो डर शायद पूरी तरीके से नहीं गया, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? सो आई विल गिव एज टू बीजेपी। ओके, बीजेपी के लिए हेड है, बट कल बूथ एजेंट्स और देयर इन द बूथ्स क्या करता है, ऑर्गेनाइज पे है, फेज 2 पे देखना पड़ेगा। बिकॉज पोलिंग पे डर नहीं है, गुस्सा है, बट टुमारो कल सेम थिंग वुड हैपन, और बूथ कैप्चरिंग टीएमसी का गून विल गो टू एनी एक्सटेंट, सो दैट इज द $1 million क्वेश्चन। नहीं, लेकिन खैर आरती टिक्कू जी, उसकी संभावना तो दिखती नहीं है, क्योंकि यही लोग, इन्हीं के लोग तंज कस रहे हैं, और ये तंज कस रहे हैं कि राफेल और सुखोई उतारना बाकी था, बाकी सब तो कर ही दिया। तो जो बात जेवीसी श्री राम जी कल को लेकर डर और आशंका जता रहे हैं, उसकी संभावना तो नहीं दिखती है कल, कम से कम। देखिए, ये तो साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को पूरा बैक किया, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने प्लान बनाया है कल की वोटिंग के काउंटिंग के लिए, और जो भी फोर्सेस लग रही है वहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की जो पिटिशन है वो रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन है इस कंट्री में? तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस पे अभी ऐसा भरोसा जब टूट जाता है तो कोई अच्छी बात नहीं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो क्लियर वर्डिक्ट था वो ये है कि टीएमसी बहुत ज्यादा जो एलिगेशंस लगा रही है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये जरूर दिख रहा है वेस्ट बंगाल में कि जो लड़ाई है वो बहुत ही इंटेंस है बीजेपी और टीएमसी की, कांटे की टक्कर है, नेक एंड नेक है। ये जरूर है कि बीजेपी वही पार्टी है जो 3 सीटों पे थी कभी वेस्ट बंगाल में और 77 सीट्स लेके आई 2021 में। वो एक बहुत बड़ा एक वो ट्रैजेक्टरी है, और वो ये दिखाता है कि टीएमसी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं फेस कर रही है, क्योंकि ये वही स्टेट है जहां पे कभी लेफ्ट मजबूत था और टीएमसी ने उनकी लेफ्ट की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा के टीएमसी ने अपनी एक जो जगह है वो वहां बनाई, कांग्रेस को खत्म किया, लेफ्ट को खत्म किया, और आज टीएमसी उसी कगार पे है कि कहीं ना कहीं लोगों को एक वैल्व चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो एसेंडेंस वेस्ट बंगाल में हम लगातार देखते आ रहे हैं वो कई कारणों से है। लेकिन ये कहना कि क्या ममता बनर्जी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा वेस्ट बंगाल हो गया, ये बहुत बड़ी भूल होगी, मिस्टेक होगी।
आज की डेट में ममता बनर्जी अभी भी एक बहुत ही फॉर्मिडेबल लीडर है। उनकी स्ट्रीट पॉलिटिक्स का ऑल्टरनेटिव, फीमेल ऑल्टरनेटिव बीजेपी के पास नहीं है या किसी भी पार्टी के पास नहीं है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ है, महिलाएं उनके साथ है, और जो मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ है, जो माइनॉरिटी वोट्स का कंसोलिडेशन हुआ है, वो टीएमसी के हक में है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के भी जो वैलिड पॉइंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, सीए को लेकर, ठीक है। आरती जी, मैं आता हूं, मैं पॉलिटिकल डिबेट ओपन करूं उससे पहले एक और, चूंकि विशेषज्ञ हैं, लोगों की आज दिलचस्पी इसी में ज्यादा है कि कल क्या होगा, तो मैं यशवंत देशमुख जी की भी एक टिप्पणी ले लूं। यशवंत जी, मैं 3 विकल्प देता हूं, टीएमसी सरकार, बीजेपी सरकार, या कोई हंग सिचुएशन आप देख रहे हैं? नहीं, ये तीनों ही विकल्पों के ऊपर किसी भी तरीके की टिप्पणी राकेश जी नहीं दी जा सकती। जो नतीजे हैं वो कल जब हम इस समय बैठेंगे तब तक हमको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं बहुत ही सावधानी से मैं सुन रहा था, आरती जी कह रही थी, क्योंकि उनकी बात मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है सुननी, क्योंकि वो दरअसल उस राज्य से आती हैं जिसने पोलराइजेशन की पॉलिटिक होते हुए हिंदुस्तान में सबसे पहले देखा था। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स और काउंटर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स दरअसल जम्मू कश्मीर के बाद में जिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा प्ले आउट हो रही है वो आसाम और पश्चिम बंगाल है। आप बाकी सब जगहों पे जो राजनीति है उसको एक कोने में कर दीजिए। मेरे ख्याल से इन चुनावों में आसाम और पश्चिम बंगाल की राजनीति और उसकी लहर और उसके जो रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन हैं वो कहीं ना कहीं आपको मूल रूप से जो है 80 के दशक की बात की जो जम्मू कश्मीर की राजनीति और उसके बाद का जो पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन है उसकी आपको याद दिलाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये बात सही है कि आज भी पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में सीटें ऐसी हैं जो मिक्स पॉपुलेशन सीट आज भी कही जा सकती है, और वो मिक्स पॉपुलेशन सीट्स का ही जो असर है वो आपको एक तरह से देखना होगा, जिस पर आरती इशारा कर रही थी कि बीजेपी की लड़ाई जो ममता बनर्जी के साथ में या कांग्रेस के साथ में आसाम में रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तगड़े तरीके से कांग्रेस को तो एक प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू पार्टी की तरह से टैग कर दिया। 2014 के डिफीट के बाद में जो एके एंटनी रिपोर्ट थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो टैग उनको भारी पड़ रहा है एंटी हिंदू होने का। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी अभी भी ममता बनर्जी के ऊपर वो टैग पूरी तरह से चस्पा बीजेपी नहीं कर पाई। पूरी तरह से कहने का तात्पर्य है कि जैसा अभी आरती जी ने बोला, महिलाओं का एक तबका उनकी लीडरशिप का एक हिमायती रहा है, और ये हम न भूलें। ये यशवंत जी, आप एक बड़ी बात कर रहे हैं सर, मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट किया। आपने कहा कि एंटी हिंदू का टैग चस्पा नहीं कर पाई, तो क्या मैं इसमें एक सवाल ऐड कर देता हूं, क्या ममता बनर्जी को इस बात का एहसास था और इसीलिए शायद ताबड़तोड़ मंदिर बनवाए गए? नहीं, ममता बनर्जी कोई मंदिर यात्राओं पे उस तरीके से नहीं गई थी एकाएक ताबड़तोड़, जिस तरीके से राहुल जी ने जाना शुरू किया। नहीं, मैं मंदिर बनवाने की बात कर रहा हूं सर, सरकारी फंड से मंदिर बने। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। उन्होंने उस चीज की रिपेयरिंग शुरू की, जहां जहां उनको ये लगा कि अब हमारी छवि एंटी हिंदू की क्रिएट की जा रही है, उन्होंने उस चीज के ऊपर रिपेयरिंग काफी हद तक शुरू की थी। लेकिन जो मुख्य समस्या वहां की है पांडे जी, देखिए, एक तरीके से 3 दशकों के भयावह राजनीतिक एकदम टेरर स्टेट की राजनीति वाली जो स्थिति थी पश्चिम बंगाल की, उससे लोगों ने विद्रोह करके 2011 में परिवर्तन के संकल्प के साथ में ममता जी को चुना था। उस परिवर्तन का संकल्प तो पूरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो जो टेरर का पूरा जो राजनीतिक आतंक का पूरा स्ट्रक्चर और रैंक एंड फाइल था, वो ऐसा लगा कि टीएमसी के खाते में शिफ्ट हो गया। क्या जनता को उससे राहत मिली? मेरे ख्याल से बड़ा सवाल ये है। 30 साल तक जो ग्रिप लेफ्ट फ्रंट की बनी थी, क्या वो ग्रिप कि हम बंगाली लोग तो बाटा का जूता भी 15 साल में रिटायर नहीं करते, मरम्मत करा लेते हैं। आप सरकार की बात कर रहे हैं, बात सही है कि 3 दशकों तक लेफ्ट की सरकार चली और दूसरा दशक ममता बनर्जी का चल रहा है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नए जमाने का नया वोटर भी है, नया मीडिया भी है, लोगों तक बातों और चीजों को पहुंचने का एक तरीका भी है। और सबसे बड़ी बात कि जो लड़ाई है, उनकी लड़ाई प्रोएक्टिव बीजेपी और प्रोएक्टिव बीजेपी लीडरशिप से है।
अमित शाह की लीडरशिप, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, ये जो भाजपा है, ये अलग किस्म का प्रतिद्वंदी है, अलग किस्म का। ठीक है सर, ठीक है। अब संजय जी, आपसे एक जो बात हुई कि जो वो गूंस वाली पॉलिटिक्स थी वो शिफ्ट हो गई टीएमसी में, ये आरोप ग्राउंड पर भी लग रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि शायद ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ है और इसीलिए इतनी बौखलाहट है कि देख लेंगे 4 तारीख के बाद हिसाब पूरा कर देंगे, आ जाओ अपनी टॉप लीडरशिप गॉडफादर को भेज दो? ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है। अच्छा। और पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत की जो बात करेंगे तब उनको लगेगा कि ऐसी चीजें वास्तव में नहीं है, ये सब क्रिएटेड है। अच्छा। और कोई एंटी इनकम्बेंसी वाली बात नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी होती पश्चिम बंगाल में तो 2021 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, कोई एक चुनाव बता दीजिए जिसमें हम डिफीट हुए हों। उल्टा 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई, 18 से 12 हो गई। एंटी इनकम्बेंसी दूर दूर तक नहीं है। नहीं, मैंने एंटी इनकम्बेंसी पर तो अभी सवाल ही नहीं पूछा संजय भाई। मेरा सवाल तो ये था, ये जो गूंस वाली पॉलिटिक्स का जो आरोप लग रहा है, मैं तो उस पर सवाल पूछ रहा था। फाल्टा में ऐसे ही पूरा चुनाव रद्द नहीं हुआ, रिपोलिंग में भी मामला नहीं बना। कल वहां पर महिलाएं ये कहते हुए सुनाई दी कि हिंदू हैं इसलिए टारगेट कर दिया गया, घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई। कोई टारगेट नहीं किया गया था। कल दोपहर तक आराम से वोटिंग हो रही थी, उसके बाद बीजेपी को लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, शांति से मतदान हो रहा है, और बाद में अपने लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब चुनाव आयोग ने पूरा ही पोल कैंसिल कर दिया। 21 तारीख को आप देख लीजिएगा। और वहां तो प्रशासन ने सबसे ज्यादा जिनको प्रचारित करके जिस व्यक्ति को वहां की ड्यूटी लगाई थी, पुलिस ऑब्जर्वर बनाया था, उनके रहते ऐसा काम हो गया। नहीं, वो तो जस्टिफाई हो गया ना संजय भाई, वो तो जस्टिफाई हो गया कि अजय पाल शर्मा के तेवर ऐसे ही नहीं सामने आए थे, बहुत बड़ी गड़बड़ी दिखी होगी इसलिए उस तरीके के तेवर सामने आए थे। वो तेवर कुछ नहीं थे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात थी। तो कहे लिया और किसी जगह की क्यों नहीं पोलिंग हो गई? और पूरी संजय भाई, पूरे बंगाल में 294 सीट, उस 294 में एक हल्टा ही मिला था कि वहां का चुनाव रद्द कर दिया जाए। कराया गया 15 सीटों पर, 15 मैं कह रहा हूं कहीं और का भी तो हो सकता था। वहां जब शांति से मतदान हो रहा था तब ये क्रिएटेड चीजें हैं। आप शायद ही समझे, लेकिन जनता समझती है। ठीक है। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल को टीएमसी गूंस, क्या मतलब है भाई टीएमसी गूंस? आप लोग जो यूपी बिहार में करते हैं, जो एमपी हरियाणा में करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वैसा शासन यहाँ है नहीं। ठीक है, जिम्मेदार शासन है और इसीलिए रिपीट करते हैं बार बार। इसीलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की संजय भाई, मैं जा रहा हूं आरपी सिंह पर। आपने जिन 2 राज्यों का नाम लिया वहां पर भी बीजेपी सरकार रिपीट ही हो रही है, तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से तो फिर आपके भी आरोप गलत हो गए। कैसा शासन है वहां पर? अरे फिर वही बात है, आप कह रहे हैं गूंस वाली पॉलिटिक्स अगर एमपी में हो रही है तो एमपी में भी बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है ना भाई, रिपीट हो रही है ना। यूपी में भी रिपीट हुआ ना, असम में भी रिपीट हुआ ना। यूपी में देख लीजिएगा, लोकसभा में यूपी में मुंह की खानी पड़ी है भाजपा को, भूलिए मत। सामने विधानसभा चुनाव आरपी सिंह रिप्लाई करिए संजय भाई को, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है, बोलिए आरपी सिंह। संजय भाई का बात का मैं एक टेक्निकल जवाब देता हूं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पीछे थे और विधानसभा चुनाव में हमने वहां पर जीत हासिल करी, ये संजय भाई ध्यान रखना। और यही बंगाल में होने वाला है। जो ये बीच में देखा चुपती है ना, बात सच चुपता है ना। मैंने टोका एक, इन्होंने सब अपना जो बोला जवाब दिया आपको, ध्यान दे। मैंने टोका क्या? आपको मैं बीच में 10 बार टोक सकता था संजय भाई। मैंने टोका नहीं आपको। बोलिए। हाँ। यही चीज आपको चुनाव हरा रही है। ये जो दादागिरी है ना, डिबेट में भी दादागिरी, खलीफागिरी, ये जो आपने जहांगीर खान पालक है ना, यूपी वाले आतिफ अहमद का डुप्लीकेट वहां पाल रखा, उसकी कॉपी वहां पाल रखी है। ये सब ले डूबेगा आपको दादा। ये कब तक आप देखिए। अच्छी बात नहीं है। अभिषेक बनर्जी ठोक कर कहते हैं कि जहांगीर खान मेरा आदमी है। कौन जहांगीर खान? जो कि वहां पर गुंडागर्दी करते हैं, वहां पर दादागिरी करते हैं, खलीफागिरी करते हैं, वहां पर बहनों को दुष्कर्म करने के धमकियां देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वहां की बहनें कह रही हैं कि हमको धमकियां मिली हैं, क्योंकि अगर हमने ठीक ढंग से वोट दिया तो हमारे साथ दुष्कर्म होंगे। और तो और मैं ये पहली बार इतिहास में देखा कि किसी ईवीएम के ऊपर टेप लगा दी गई हो, भाजपा के जो कैंडिडेट के नाम के आगे टेप लगा दी गई हो। अरे ये तो कमाल हो गई।
और फिर एक अपने कैंडिडेट के नाम के बटन के आगे खुशबू लगा दी, और जो बाहर आ रहे थे सूंघ रहे थे, अरे बताओ कैसे किसको वोट डाला, नहीं तो हम तुम्हारी खैर रही। तो ये हो चुका। अब बंगाल की जनता इससे उब चुकी है। और मैं आपको उदाहरण दे तो मैं वहां पर था भवानीपुर के अंदर चुनाव के दौरान में, मैं आपका फोटो दिखा रहा हूँ। ये भवानीपुर की फोटो है, ममता बनर्जी स्टेज पर है, ये मैंने खुद खींची फोटोग्राफ है। और ये नुक्कड़ मीटिंग है भवानीपुर के अंदर वहां पर, और वहां स्टेज के बाद जो नीचे कुर्सियां खाली पड़ी थी उनकी, तो इस बार भवानीपुर से भी ममता दीदी गई, और 4 मई को तो वैसे भी ममता दीदी जा रही है, कोई बात नहीं। परंतु जो मूल बात है, अच्छा आरपी सिंह जी, आपने भवानीपुर की बात कही, जेवीसी श्रीराम जी, आप लोगों ने भी जानकारी दी कि बहुत टाइट फाइट है, मामला एक तरफा भवानीपुर में भी नहीं है। भवानीपुर पे टाइट फाइट है, थोड़ा लीड है, टीएमसी का थोड़ा लीड है, बट टफ फाइट हो रहा है। तो संजय भाई बताइए, अगर मुख्यमंत्री कहीं पर हैं और टफ फाइट है तो ये भी तो बुरी स्थिति है। अरे कल तक का इंतजार कीजिए, सब आमना सामना हो जाएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति के निधन होने का समय आ गया था। घर वालों ने कहा कि भाई अब तो राम का नाम ले लो, बोला ईद के राम का नाम लेना है, 10-15 मिनट में तो आमना सामना हो जाएगा। कल सारे रिजल्ट आ जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो हवा बनाने की कोशिश कर रही है, इनकी खुद की हवा निकल जाएगी। नहीं, ये निधन वाली बात कहां से आ गई? मैंने कहावत कही आपको, एक दुगनी ताकत से हम सामने आ रहे हैं। नहीं सब ठीक है, निश्चिंत रहिए। नहीं संजय भाई, वो तो कल हम इंतजार करेंगे, लेकिन आरती टिक्कू ये निधन की बातचीत, ये कहावत में भी निधन लेकर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कुछ दिन 2 दिन पहले कहा था जान की बाजी लगा देंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी निधन होने वाला है, और होना भी नहीं चाहिए। बट ये जरूर है कि जिस तरह से जितना इंटेंस फाइट है, एक पोस्ट पोल वायलेंस की जो एक आशंका है, वो कहीं ना कहीं, और हमेशा हमने देखा है पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर कहें या हिस्ट्री कहें वेस्ट बंगाल में, उसकी आशंका भड़काऊ जो बयान है उनसे ही शुरू हो जाती है। मुझे लगता है सबको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल को लेकर किसी भी समुदाय को कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, और ये बातें सही नहीं है। बट उन्होंने मुझे मेरे ख्याल से उन्होंने एक उदाहरण देने की कोशिश की थी, वो थोड़ा अलग ट्रैक पे चला गया। खैर, ये जरूर मैं कहूंगी कि वेस्ट बंगाल के लोग जो है वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। ज्यादातर लोग जो है वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी जीते कोई भी हारे, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इसमें कोई अपना पर्सनल वेंडेटा निकालना चाहिए, या कोई भी पर्सनल लेवल पे। ठीक बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आरती टिक्कू, लोकतंत्र में जीत हार लगी होती है, और ये पूरी लड़ाई चुनावी नतीजों के साथ ही समाप्त भी हो जानी चाहिए। मैं आता हूं आरपी सिंह, जगदीश जी ने बोला नहीं है, वो कहेंगे कि देखो एक केरल में उम्मीद है, थोड़ी सी तो बोल लेने दो, तो एक टिप्पणी उनकी ले लूं। जगदीश भाई, केरल के अलावा कल कहीं और से उम्मीद दिख रही है आपको? राकेश पांडे भाई, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रखेंगे 5 स्टेट जीत जाए, उम्मीद की तो बात छोड़ दीजिए। पर मैं देख रहा हूँ जब से चुनाव समाप्त हुए उसके बाद जो चर्चाएं चल रही हैं, मुझे लगता है चाणक्य को धोखा दे दिया उन 500 अफसरों ने, और जितने भी लोग ये हिंदुस्तान से लोग हैं सब धोखे दे दिए, क्योंकि इन्होंने हिंदू की वोट मांगी, और मैं समझता मुस्लिम भाई, बंगाली और महिलाएं 70% थे, जो कि चाणक्य पर भारी पड़ेंगी। परिणाम बहुत उल्टे आने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल अगर 200 पार की बात करते ना, तो मैं कहता बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन यहाँ तो खेला होगा इनके साथ। अरे एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जगदीश जी, पुरानी डिबेट करना नहीं चाहता हूँ, कि एक एग्जिट पोल तो ऐसा भी है जो 208 तक सीट दे रहा है। भाई एक ही है ना समस्या, ये 5 उल्टा दे रहे हैं। अब एक को माने, 5 को माने, और हालात जो जिस तरह से करीब 6 से 7 एग्जिट पोल है, चर्चा चल रही। सुनिए, 7 एग्जिट पोल, जिसमें से 5 बीजेपी की सरकार, 2 टीएमसी की सरकार। खबर चर्चा ये है, जो सिंघम भेज दिया ना, बंदूक दिखा रहा था और जो धमका रहा था, और इनको हिंदू वोट चाहिए थी। हिंदू है कितने वहां, मामला निमट गया, समझ लीजिए। बंगाल में हिंदू नहीं निमट गा करिए, पूरे बंगाल की वोट मांगते ना, बंगाल में हिंदू ही नहीं है। होते नहीं, बंगाल में हिंदू ही नहीं है। 70% इनके खिलाफ इस नारे से 70% लोग खिलाफ चले गए, इस बात को समझो। अरे 20% हिंदू आपके, अरे जगदीश जी, 30% हिंदू भी बटे होंगे। जगदीश जी,
बंगाल में हिंदू ही नहीं है, 70% हिंदू है भाई। चर्चा है। हाँ, आप कहिए 70% लोग खिलाफ है, वो अलग बात है। अरे भाई सुन लीजिए जो उल्टा जेवीसी जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा भाई। ने मैं जो कह रहा हूँ ना, समस्या ये है कि आप सुनते नहीं हो। गुजरात पे, तेलंगाना पे, उत्तर प्रदेश पे, हरियाणा पे, बैक टू वोटिंग फॉर बंगाल, यस, एंड दे आर ऑल वोटिंग फॉर बीजेपी। 37 lakhs है, नॉट एक दो, 37 lakh, and those 37 lakh voters have been moved very meticulously by BJP एक भी आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इस बात को समझ लो। जितने भी लोग बाहर से गए थे उनको पता था अगर भारतीय जनता पार्टी आगे तो उल्टा लटका के मारेगी। वहां सिंघम पहुंच गया तो डर के मारे भाई ममता को वोट देंगे। आप देख लेना, चर्चा तो यही है। अच्छा जगदीश भाई एक बात बताइए, अभी तो 2 दिन पहले एग्जिट पोल, अरे सुनिए ना जगदीश जी सुनिए, एग्जिट पोल वाले दिन आप मेरे साथ शो में थे, आप तो कह रहे थे बंगाल मुझसे लिखवा लो बीजेपी जीत रही है। आज क्या हो गया नतीजे के 1 दिन पहले? वो तो भाई हेरा फेरी से तो SIR से और हेरा फेरी से तो बीजेपी को जीतना चाहिए, तो आज भी कह रहा हूं मैं, पर मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा। अगर आज की बात पूछेंगे, लोगों की चर्चा देखेंगे, क्योंकि चुनाव तो हमेशा बीजेपी को जीतना है, ये तो तय है। पर चाणक्य यहाँ क्यों फेल हो गए? अरे छोड़िए, चाणक्य फेल होंगे, पास होंगे, वो कल देखेंगे, उनकी पार्टी और टीएमसी देखेगी। आप कहाँ हैं? मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ। अपनों ने धोखा दे दिया, चाणक्य फेल होने वाला नहीं था। केरल के अलावा कहाँ है जगदीश? चाणक्य की पीठ में छुरा किसने घोपा? अरे केरल के अलावा, अरे वो देखेंगे दे दिया चाणक्य ने, वो बीजेपी देखेगी, आरपी सिंह देखेंगे। आप अपना बताइए भाई। केरल तो दे ही दिया, उसकी तो बधाई। देखिए केरल तो चाणक्य ने दे दिया है, अच्छा, पर यहां धोखा खा गया है, इस बात को समझ लो। आरपी सिंह ऐसा है राकेश जी, जिन लोगों को जय श्री राम कहने में दिक्कत है, जय श्री राम का जयकारा लगाने में दिक्कत है, उनका राम नाम सत्य होगा ही होगा। ये उसी से है सबके सब, ये सबके सब वही है जो कहते हैं हम मुसलमानों की पार्टी है, हम मुसलमानों की पार्टी है। जय श्री राम से तो देश चलेगा भाई, जय श्री राम। ये अपने आप को मुस्लिम मॉइस्ट पार्टी हो चुके हैं। ये सर में क्या है, किससे आगे इनकी सोच नहीं, मुसलमानों की वोट के आगे सोच नहीं है, मुसलमानों की भलाई नहीं करते। ये आरपी सिंह जी भाई क्यों परेशान है, रोक कर पता लग जाएगा। चाणक्य की पीठ में मुसलमानों के वोट बैंक के लिए किसी हद तक जाएंगे। चाणक्य फेल हो गया है, और हिंदू कर लो, अरे हिंदू और कर लो। आप मुसलमान की माला जपते रहो ना, आप माला जपते रहो बंगाल से। आप मुसलमान की माला तो हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मुसलमान की माला आप जपो। आप मुसलमान की माला जपते रहो। आपको राहुल गांधी कहते हैं मुसलमान की पार्टी है, आपके रेड्डी साहब कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी है, कमलनाथ कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है, और मुसलमानों को भला भी नहीं करते, ये भी मुसलमानों को भला करते हो। मेरी बात छोड़ कर मैं राकेश पांडे एक शब्द कह रहा हूँ, बंगाल के अंदर अच्छा ठीक है जगदीश जी सुनिए सर, सुनिए। अब मैं कल देखूंगा, अगर आपके हिसाब से जगदीश जी, अगर आपके हिसाब से टीएमसी कल जीतती है तो मैं देखूंगा कि कांग्रेस पार्टी जश्न मनाती है कि नहीं मनाती है। मैं ये देखूंगा कि राहुल गांधी जो बोलकर गए थे कि टीएमसी के गुंडा राज ने बीजेपी को वहां पर पनपने का मौका दे दिया, बीजेपी को वहां पर पनपने का मौका दे दिया, तो इस पर आप लोग फूले समाते कि नहीं समाते हैं? और ये भी सुनिए, कल अगर टीएमसी जीतती है तो एक और बड़ा सवाल होगा जगदीश भाई, पहले सोमवार कर लीजिएगा कि फिर विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व तो क्यों ना ममता बनर्जी को दे दिया जाए। ये उन्हीं के लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये कई लोग चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि अगर कोई टक्कर में इस समय खड़ा है उस हिसाब से तो ममता बनर्जी लड़ रही है। को नहीं देना चाहिए नेतृत्व, राहुल गांधी को देते हुए अच्छा लगेगा देश को। अच्छा, हम घर घर में हैं, नहीं पूरे भारत में हैं। अरे तो वो भी घर घर में है, बंगाल में वो भी घर घर में है। नेतृत्व दे देंगे, अभी से मामला पलटने लगा। यशवंत घर में ठीक है सर, यशवंत आपके घर में काम, ठीक है सर, दिल्ली में काम आरपी सिंह के यहाँ पे। समस्या ही यही है जगदीश भाई, आरपी सिंह के यशवंत जी मुस्कुराने लगे, समस्या ही यही है। आप नेतृत्व की लड़ाई में फंसे हुए हैं। आपका अभी भी टारगेट यह नहीं है कि बीजेपी को हराना है कि नहीं हराना है, आपको अभी भी टारगेट यही है कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता बने रहे। तो ठीक है सर, आपकी ये लड़ाई बनती भी है। अब यशवंत जी एक सवाल, अनुपूरक प्रश्न, हाँ बोलिए। एक अनुपूरक प्रश्न जैसे लगाया जाता है ना, पार्ट 2, प्रश्न पत्र में पहले सवाल का पार्ट 2 जो है वो जो है हमारे मित्र से मैं पूछना चाहूंगा। फर्ज कीजिए कि राकेश भाई ने जो 3 ऑप्शन दिए थे उसमें से तीसरा ऑप्शन हो जाता है, और फर्ज कीजिए कि 8-10 सीटें कांग्रेस की आती हैं और टीएमसी की सरकार बनवा सकती है या भाजपा की बनवा सकती है, आप किसकी सरकार बनवाएंगे? ये अनुपूरक प्रश्न है। हम किसी की भी नहीं बनवाएंगे,
हम किसी की नहीं बनवाएंगे, हम अपने 8 सीट से लेकर आराम से अगले पड़ाव की तैयारी करेंगे, हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। नहीं सर, मैं एक और बात बता देता हूं यशवंत जी, वो जगदीश भाई तो शायद ना जवाब दें, लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठी है, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद तारिक अनवर ने कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कांग्रेस को टीएमसी को सपोर्ट कर देना चाहिए। मैं अगर नाम गलत कोट मतलब मिस नहीं कर रहा हूं तो ये उनका बयान नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं, नहीं करेंगे। हम अब किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम देश को सपोर्ट करेंगे। नहीं जगदीश भाई, मुझे तो ये उम्मीद था ऑन अ लाइटर नोट, मुझे तो ये उम्मीद था कि आप इसका ये जवाब देंगे कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। आप लोग तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी तोड़फोड़ करती है, तो अब मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद आप बोलेंगे कि बीजेपी सरकार बना ले जाएगी। यशवंत जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड सिर्फ आपको शांत दे रहा हूं। अगर एक मिनट प्लीज जगदीश जी प्लीज, अगर मान लीजिए कि नतीजे टीएमसी के पक्ष में जाते हैं तो टर्निंग पॉइंट क्या रहा होगा आपको पूरे चुनाव के हिसाब से? हुमायूं कबीर ओवैसी का अलग हो जाना, वो टेप आना, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, अगर टीएमसी चुनाव, मैं दोनों का आपको जवाब संक्षेप में देता हूं। अगर टीएमसी चुनाव हारती है और बीजेपी चुनाव जीतती है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि जो नीचे के लेवल पे टीएमसी की रैंक एंड फाइल है, उसकी जो गुंडागर्दी या उसका जो भ्रष्टाचार है, उसका भुगतान दरअसल ममता बनर्जी अपनी पॉपुलैरिटी से नहीं पलट पाती हैं, तो टीएमसी हारेगी, बीजेपी जीतेगी। ये होगा पहला सवाल। दूसरा हिस्सा, अगर टीएमसी चुनाव जीतती है तो उसका केवल एकमात्र श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो ममता बनर्जी को देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, समय थोड़ा कम है और यही मैं कह रहा था कि इसीलिए ये बात उठेगी पूरे विपक्ष में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार करेंगे कल के नतीजों का।